ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर हम देखते हैं कि लुओ फेंग नाकी की टीम के साथ मिलकर यांगयांग सिटी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। नाकी बड़े ही गौर से यांगयांग सिटी के एंट्रेंस को देखते हुए खुश होकर लुओ फेंग को बताता है, ब्रदर लुओ फेंग, हम लोग यांगयांग सिटी पहुंचने वाले हैं। जिस पर लुओ फेंग भी हमें अपना सर हिलाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग यांगयांग सिटी के एंट्रेंस गेट से होते हुए उसके अंदर आ जाते हैं। अब ये लोग सीधे चलते हुए सिटी लोड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ यांगयांग सिटी में सिर्फ ताकतवर का राज है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी लोग ताकतवर थे वो कमजोरों के ऊपर जुल्म ढा रहे होते हैं। यहाँ पर लोगों को जान से मारना और उनसे छीना झपटी करना तो आम है। अब क्योंकि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है, इसीलिए लुओ फेंग भी इसमें इंटरफेयर नहीं करता और नाकी और उसकी टीम के साथ उनके मेंशन में पहुंचता है, जहां हम देखते हैं कि नाकी के फादर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तभी नाकी वहां पर डैड डैड पुकारते हुए दौड़ कर आता है। उसके फादर ने आगे बढ़ते हुए उसे सीने से लगा लिया था और कहते हैं, मुझे खुशी है तुम वापिस आ गए। लुओ फेंग भी वहां पर आ चुका था, तो अब नाकी अपने फादर से लुओ फेंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। नाकी के फादर पहले से ही जानते थे कि लुओ फेंग ने उनके लिए क्या क्या किया है, इसीलिए वो उसके सामने अपनी रिस्पेक्ट पेश करते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। लुओ फेंग उन्हें झुकने नहीं देता और उठाते हुए कहता है, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। अब इसके बाद फिर नाकी के फादर लुओ फेंग को अपने साथ डिनर करने के लिए ले जाते हैं। यहाँ वो फेंग से बात करते हुए उसे बताते हैं, कल रात पूरी यू फैमिली का नामो निशान मिटा दिया गया। एंशिएंट गोड रूइंस आर्मर आम लोगों के लिए नहीं है। उनकी ये बात सुनकर फेंग सोचते हुए कहता है, इसमें ऐसा क्या स्पेशल है। फेंग की इस बात पर नाकी चौंकते हुए कहता है, ब्रदर फेंग, आप रूइंस के बारे में नहीं जानते। वो बाता भी पैनिक करते हुए कहती है, तुम उनके सामने अपनी पोल क्यों खुलवा रहे हो। पर हम देखते हैं कि इस पर नाकी के फादर नहीं चौंकते, बल्कि वह बड़े ही रिलैक्स वे में कहते हैं, लॉर्ड फेंग, आप काफी दूर से आए वंडरर हैं, शायद इसीलिए आप नहीं जानते। दरअसल ज्यादातर लोग उन एंशिएंट रूइंस को सिर्फ एंशिएंट बैटलफील्ड के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास स्पेशल सोर्सेस हैं। लॉर्ड लुओ फेंग, आप एलियंस के बारे में तो जानते ही होंगे, राइट। इस पर फेंग भी हाँ करता है। तो वो फेंग को बताते हैं कि एक हेमन लेवल का वॉरियर ब्लड लुओ कॉन्टिनेंट के क्लाउड्स के 18 लेयर्स का ब्रेक थ्रू कर सकता है, लेकिन अगर वो एक बार फ्लाई करता हुआ स्पेस में चला जाए तो एलियन उस पर अटैक करते हुए उसे जान से मार डालते हैं। साथ ही वो अपने ओल्ड टाइम की बात भी लुओ फेंग को बताते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब बहुत सारे एलियंस यहाँ पर आए, तो उनका सामना करने के लिए हमारी इमोर्टल गॉड आर्मी ने उनके साथ जमकर फाइट की, जिसकी वजह से यहाँ पर होली वॉर हुई और इस वॉर में हमारे बहुत सारे वॉरियर्स मारे गए, पर आखिरकार हम सब उन्हें यहाँ से भगाने में कामयाब रहे। उनकी बात फिनिश होते ही बुबाता कहती है, ये अभी भी नहीं जानते जिन एलियंस के बारे में ये बात कर रहे हैं उनके लिए तो इनका ये प्लेनेट सिर्फ एक सब्जेक्ट है। वहीं अब नाकी के फादर लुओ फेंग को और बताते हैं, जिस जगह पर एलियंस और हमारी फाइट हुई थी वहां पर बहुत सारे वैल्यूएबल वेपन्स और आर्मर हैं, इसीलिए उसे एंशिएंट गॉड रूइंस कहते हैं। पर वो जगह पूरी तरह से हैवी इविल ओरा से भरी हुई है। अगर गलती से कोई कमजोर वॉरियर वहां पर चला जाता है तो वो इविल ओरा उसके माइंड पर कब्जा करते हुए उसे पागल बना देगा। तभी नाकी भी लुओ फेंग से कहता है, हाउएवर, जितना ज्यादा हैवियर ओरा होगा उतना ही ज्यादा वहां पर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करना आसान होगा। कई सारे लोग उन रूइंस के अंदर जाकर कल्टीवेट करने का रिस्क उठाते हैं। ब्रदर लुओ फेंग, ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स हमारे लिए गॉड की तरफ से गिफ्ट है। कोई नहीं जानता ये कहां से आए और कैसे बने, लेकिन अगर कोई इसे एब्जॉर्ब करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर मैजिकल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इस कॉन्टिनेंट में मौजूद हर कोई वॉरियर इन ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने की ख्वाहिश रखता है। नाकी और उसके फादर की ये बातें सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, अगर मैं उस क्रिस्टल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया तो मुझे एंशिएंट गॉड रूइंस में जाना होगा। और फिर वो नाकी के फादर की तरफ अपना रुख करते हुए कहता है, ये ब्लड लुओ क्रिस्टल्स बहुत वैल्यूएबल है, इसीलिए इन्हें हासिल करना बहुत मुश्किल होगा ना। नाकी के फादर कहते हैं, बिल्कुल, इमोर्टल पैलेस वाले वर्ल्ड लेवल की सिटी को ओकेशनली एक ब्लड लुओ क्रिस्टल देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी यांगयांग सिटी बस लॉर्ड लेवल सिटी है जो वर्ल्ड लेवल से इंफीरियर है, इसीलिए हमारे लिए ब्लड लुओ क्रिस्टल को हासिल कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी इस यांगयांग सिटी में सिर्फ सिटी लॉर्ड शी फेंग की फैमिली और चू फैमिली, जो यहाँ की रिचेस्ट मर्चेंट फैमिली है, सिर्फ वही इन्हें हासिल कर सकते हैं। उनकी ये बातें सुनकर लुओ फेंग अपने मन में सोचने लगता है कि अब वो ब्लड लुओ क्रिस्टल्स को कैसे हासिल करेगा। इसी के साथ सीन कट होता है, हमें चुन्नी मैंशन का व्यू दिखाया जाता है और यहाँ पर मैंशन की सेफ्टी के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स रखे गए हैं जो कंटिन्यूसली मैंशन के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। फेंग चुप कर इन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, हमें न्यूज मिली है कि शी फेंग डोमेन मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है और उसने ब्लड लुओ क्रिस्टल भी अब्सॉर्ब कर लिया।
हम उसे नहीं हरा सकते। जबकि इस चुन्यू फैमिली के अंदर सिर्फ एक अलग थलग डोमेन लेवल का सुप्रीम मास्टर है और इस फैमिली का हेड सिर्फ यूनिवर्स लेवल का है, इसीलिए इससे ब्लड लुओ क्रिस्टल हासिल करना आसान होगा। ये कहते हुए लुओ फेंग अब ब्लैक चोगा पहनकर छुपते छुपाते मेंशन के अंदर जाना शुरू कर देता है, जहां वो बड़ी आसानी से सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की नजरों से बचता हुआ मेंशन की छत पर आ चुका था और बहुत ही खामोशी से धीरे धीरे करके मेंशन के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ वो रास्ते में मौजूद वॉरियर्स को पहरा देते हुए देखकर कहता है, मैं फील कर सकता हूँ कि इस मेंशन के अंदर जितने भी वॉरियर्स हैं वो सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और इसमें से कई सारे तो यूनिवर्स लेवल पर हैं। मुझे इनसे निपटने के लिए मूशा क्लैन की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसी के साथ लुओ फेंग अपनी ह्यूमन बॉडी को चेंज करते हुए मूशा क्लैन की बॉडी बना लेता है और वो इसका इस्तेमाल करते हुए बड़ी चालाकी से एक फिश में ट्रांसफॉर्म होकर इन सभी पहरेदारों की नजरों से आसानी से बच जाता है। बबाता भी यहाँ पर उसका पूरा साथ दे रही होती है, इसलिए वो भी आसपास की जगह का मुआयना करते हुए उसे बताती है। यहाँ पर तो जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा गार्ड्स और असैसिन्स हैं। कोई शक नहीं कि ये वाकई यांगयांग सिटी की सेकंड बिगेस्ट फैमिली है। वहीं लुओ फेंग पॉन्ड से बाहर आकर ब्लड लुओ क्रिस्टल्स की तलाश शुरू कर देता है, जहां रास्ते में उसे एक वॉरियर जाता हुआ नजर आता है जिसे सभी सिक्योरिटी गार्ड्स ग्रीट कर रहे थे। फेंग उसे देखकर कहता है, ये कमजोर है पर सभी इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मेरे लिए काफी फायदेमंद होगा। इसीलिए अब फेंग उसका पीछा करने लगता है और जब उसके आसपास कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता वो उसके पीछे अपीयर होते हुए साइलेंसली उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। और क्योंकि उस बंदे की कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा वीक थी इसलिए वो फेंग के सामने रेजिस्ट नहीं कर पाता और फेंग का स्लेव बनते साथ ही वो उसे मास्टर कहकर ग्रीट करने लगता है। तो अब फेंग उससे अपने मतलब की सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है, जिसके बाद वो उसी के साथ चलता हुआ सभी सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने से होता हुआ सीधा चुन्यू फैमिली के हेड के दरवाजे के सामने आ जाता है, जहां वो बंदा जिसे लुओ फेंग ने पोजेस किया है वो वहां पर मौजूद गार्ड से कहता है, दरवाजा ओपन करो, लॉर्ड चुन्यू ने इस पर्सन को यहाँ पर इनवाइट किया है। इस पर हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी गार्ड गेट के सामने जाते हुए घुटनों पर आकर कहता है, माय लॉर्ड, मिस्टर यू यहाँ पर किसी के साथ आए हैं। इस पर लॉर्ड की आवाज आती है, मैंने किसी को नहीं बुलाया। उनकी इस बात पर सभी गार्ड एकदम से फोकस्ड हो जाते हैं और उन सभी का ध्यान अब लुओ फेंग के ऊपर ही आ गया था और बाहर मौजूद जितने भी गार्ड्स थे वो सारे के सारे रुककर लुओ फेंग की तरफ ही देखने लगते हैं, मानो कि जैसे वो इनका एनिमी है। तभी सिटी लॉर्ड भी अपने दरवाजे को किक करके ओपन करते हुए बाहर आते हैं और फिर वो आगे बढ़ते हुए बड़ी दमदार आवाज के साथ कहते हैं, मिस्टर यू, तुम किसे मेरे पास लाए हो। इस पर अब फेंग को भी रियलाइज हो चुका था कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरी आइडेंटिटी सामने आ जाएगी, इसलिए वो बिना एक भी सेकंड को सीधा सिटी लॉर्ड के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। इस पर उनके वो सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और शैडो गार्ड्स जो भी सिटी लॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए फेंग पर अटैक करने लगे थे, पर इससे पहले कि वो फेंग को टच कर पाते ये सीन स्लो मोशन में हो जाता है और फेंग अपने मन में कहता है, तुम्हारे पास 300 पर्सनल सीक्रेट गार्ड्स और 9 यूनिवर्स लेवल के शैडो गार्ड्स हैं, बट अनफॉर्चुनेटली तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो। ये कहते हुए फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को रिलीज करता है। इसी के साथ वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स जो भी फेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे वो अपनी स्वॉर्ड्स के साथ अपना गला काटना शुरू कर देते हैं। अपने सामने ये नजारा देखकर सिटी लॉर्ड को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता और वो एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। इतने में ही लुओ फेंग लॉर्ड चुन्नियो को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें मेंशन के अंदर एक मिस्टीरियस मास्टर को दिखाया जाता है, जिन्हें जब जैसे ये बात रियलाइज होती है कि किसी ने मेंशन के ऊपर अटैक किया है वो फौरन से मेंशन के सामने अपीयर हो जाते हैं, पर उनके आने तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लुओ फेंग यहाँ पर जो ज्यादातर गार्ड्स को खत्म करके अपना काम पूरा करके जा चुका था। वो मिस्टीरियस मास्टर वहां पर आते ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी के सभी सिक्योरिटी गार्ड्स और उनकी डेड बॉडीज को हवा में उठा लेते हैं और हमें इनके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इनका नाम है चुन्यू टाओ। चुन्यू ताओ को जब यहाँ पर सिटी लॉर्ड नजर नहीं आते तो वो मिस्टर यू को अपनी पावर से अपने पास लाते हुए उनका गला पकड़कर कहते हैं, लॉर्ड चुन्यू कहाँ है। इस पर हम देखते हैं कि मिस्टर यू का तो दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो जोर जोर से इविल्स की तरह हंसने लगता है। ये देखकर चुन्यू ताओ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ को दबाते हुए मिस्टर यू को वहीं पर चकनाचूर कर देते हैं। और अब वहाँ पर जितने भी बाकी बचे सिक्योरिटी गार्ड जिंदा होते हैं वो जल्दी से सुप्रीम मास्टर के सामने आकर उन्हें ग्रीट करते हैं। सुप्रीम मास्टर गुस्से में उनसे पूछते हैं, आज रात यहाँ पर कौन आया था, मुझे बताओ। ये कहते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर जो डेड बॉडीज और जिंदा वॉरियर सारे के सारे फ्लाई करते हुए दूर जा गिरे थे और उनके दिल में भी पेन होने लगा था, पर वो जल्दी से खुद को संभालते हुए फिर से सुप्रीम मास्टर के सामने झुक जाते हैं। पर क्योंकि वो नहीं जानते थे कि यहाँ पर कौन आया है इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो सुप्रीम मास्टर उनमें से एक गार्ड को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में जकड़ लेते हैं और कहते हैं, मुझे बताओ। इस पर वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है, मुझे बस इतना याद है कि मिस्टर वू यहाँ पर अपने साथ किसी को लेके आए थे जिसने ब्लैक रोब पहनी हुई थी
और कुछ नहीं। उसकी इस बात पर सुप्रीम मास्टर अपने हाथ को दबाते हुए उसे भी कुचलकर मार डालते हैं। और अब वहाँ नीचे मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी एक आवाज में कहते हैं, सुप्रीम मास्टर, हम सब ने भी बस इतना ही देखा। हम में से कोई भी उस पर्सन को नहीं पहचानता वो कैसा दिखता है। हमें बस उस पर्सन का धुंधला सा चेहरा याद है। मास्टर प्लीज हम पर रहम करें। उनकी ये बातें सुनकर सुप्रीम मास्टर को भी समझ आ चुका था कि वो पर्सन जो कोई भी है उसने इनकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ की है। इसका मतलब ये है कि वो बंदा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने में बहुत ही माहिर है, जिसका मतलब है कि वो पर्सन स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है। और फिर वो वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स से कहते हैं, तुम सभी लोग यांगयांग सिटी में आने वाले सभी वॉरियर्स को इन्वेस्टिगेट करो और उस पर्सन को एक दिन में ढूंढ निकालो, वरना मैं तुम सबको मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लुओ फेंग को देखते हैं जो सिटी लॉर्ड को अपने साथ उड़ाते हुए बहुत ही तेजी के साथ ऊपर आसमान में बादलों में ले आता है। यहाँ लुओ फेंग ने सिटी लॉर्ड को अपने हाथ से गर्दन से पकड़ा हुआ था, जहाँ वो खुद को छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? पर फेंग उनकी किसी भी बात का आंसर नहीं करता और उनकी स्टोरी रिंग को लेते हुए उसे चेक करना शुरू कर देता है। पर हम देख पाते हैं कि सिटी लॉर्ड की स्टोरी रिंग के ऊपर एक सील लगी हुई थी, जिसे तोड़ने के लिए फेंग को जरा भी एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। और उस स्टोरी रिंग को अच्छे से चेक करने के बाद भी फेंग को उसके अंदर कोई ब्लड लुआ क्रिस्टल नहीं मिलता। इसीलिए वो सिटी लॉर्ड से कहता है, तुम फैमिली के हेड हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई क्रिस्टल कैसे नहीं है? और फिर फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए फैमिली हेड के ऊपर भी अपनी सोल सील लगा देता है, जिसकी वजह से फैमिली हेड भी लुओ फेंग के स्लेव बन गए थे। तो वो फेंग को मास्टर बोलते हुए उनके सामने घुटनों पर आ जाते हैं और फिर वो एक एक करके सब कुछ बकने लगता है। मास्टर, हमारे सुप्रीम मास्टर के पास एक क्रिस्टल है, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। पर अगर वो एब्जॉर्ब कर लेते तो ये शी-फेंग जियोंग सिटी लॉर्ड नहीं बन पाता। और उस शी-फेंग जियोंग के लूजर भाई शी-फेंग जेन के पास भी एक ब्लड लुओ क्रिस्टल है। इवन वो मुझे उसे दिखाते हुए बोल रहा था कि उसके भाई ने वो उसे दिया है। उसकी ये बात सुनकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, ब्लड लुओ क्रिस्टल बहुत प्रीशियस है, उसने वो अपने भाई को दिया, मतलब कि उसके पास और भी है, पर वो बहुत पावरफुल है। मुझे शी-फेंग जेन से शुरुआत करनी चाहिए। ये कहते हुए लुओ फेंग सिटी लॉर्ड को किल करके उसे अपनी स्टोरी रिंग में रख लेता है। इसी के साथ सीन कट होता और हम दोनों ब्रदर्स शी-फेंग जेन और शी-फेंग जियोंग को देखते हैं। यहाँ सिटी लॉर्ड जियोंग चैन यू ताओ को देखते हुए कहते हैं, आखिर इस बूढ़े की क्या प्रॉब्लम है? हमें दिखाया जाता है कि चैन यू ताओ सिटी के चारों तरफ चक्कर लगाकर लुओ फेंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और उनके सभी गार्ड्स भी नीचे सिटी में लुओ फेंग को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। सिटी लॉर्ड के ब्रदर शी-फेंग जेन, जो कि वहां उनके कदमों में बैठकर मजे के साथ वाइन एंजॉय कर रहे थे, वो हंसते हुए कहते हैं, मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब चैन यू ताओ इस तरह से नाराज हुआ था, तब तुम ब्लड लुओ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके सिटी लॉर्ड बने थे, पर आखिर आज ऐसा क्या हो गया? वहीं हम देखते हैं कि चुन्यू फैमिली के सभी गार्ड सिटी में मौजूद लोगों के घरों में जा जाकर उन्हें पीट रहे थे और उनसे लुओ फेंग के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर जब उन्हें इनसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो कत्ले आम मचा देते हैं। एक के बाद एक वो सिटी के लोगों को मारते जा रहे थे। वहीं सिटी लॉर्ड अपने ब्रदर से कहते हैं, कल शाम इमोर्टल पैलेस की तरफ से स्पेशल इनवॉइस आ रहे हैं। मैं इस मौके पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं चाहता। जेन, तुम जाओ और इस मसले को खत्म करो। ये बोलकर सिटी लॉर्ड वहां से जाने लगते हैं तो उनका ब्रदर भी कहता है, नो प्रॉब्लम। इसके बाद सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू दिखाया जाता है, जहां पर लुओ फेंग यांगयांग सिटी के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, चुन्यू फैमिली यहाँ पर आने वाले वॉरियर्स को लेकर बहुत चौकन्ना है। ऐसा लगता है कि अब हम सिर्फ शी-फेंग फैमिली से क्रिस्टल्स हासिल कर सकते हैं। ये सब सोचते हुए लुओ फेंग शी-फेंग फैमिली की तरफ आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसके आसपास के लोग किसी से डरते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे, जो देखकर लुओ फेंग जैसे ही अपने सामने देखता है तो उसे दिखाई पड़ता है कि ये तो शी-फेंग जेन है, जो एक क्योस बीस्ट के ऊपर बैठकर अपनी आर्मी के साथ चुन्यू फैमिली की तरफ जा रहा है और इसी की दहशत से डरकर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। जबकि वो शी-फेंग जेन अपने बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चुन्यू चोंग अपने घर से किडनैप हो गया और मेरा भाई चाहता है कि मैं उसे ढूंढने में उनकी मदद करूं। और फिर वो अपने हाथ में पकड़े हुए एक स्कल के ग्लास से वाइन पीते हुए कहता है, मैं नहीं जानता कि उसने किसको ऑफेंड किया है, शायद अब तक तो वो मर चुका होगा, मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो फिर से वाइन पीने लगता है। तभी उनका चीफ गार्ड उनसे कहता है, जनरल, मुझे लगता है कि वो पर्सन चुन्यू चोंग को मारने के बाद भाग गया होगा। इस पर शी-फेंग जेन उसे कोड़ा मारते हुए कहता है, इडियट, तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे मारने वाले को ढूंढने में मदद करेंगे? हम बस दिखावा कर रहे हैं। और फिर वो वहां पर मौजूद सभी लोगों में से रैंडमली कई लोगों को पकड़ने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी उनकी नजर लुओ फेंग के ऊपर भी पड़ती है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम पावरफुल लग रहे हो, इसे भी पकड़ लो। अब उनके वो सभी गार्ड सिटी के कई सारे मासूम लोगों और लुओ फेंग को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। फेंग इनके साथ जाते हुए शिफू जेन के लेवल को देखते हुए कहता है, यूनिवर्स लेवल 9, तो तुम हो शिफू जेन।
व्यू चेंज होता है और शिफुजेन के गार्ड सभी बंदियों को लाकर तहखाने में बंद कर देते हैं, जहां पर लुओ फेंग भी देख रहा था कि ये लोग कैसे बंदियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। इवन उन्होंने इनमें से कई सारे मासूमों को तो टॉर्चर कर करके बुरी तरह से मार डाला था, पर अभी भी वो लोग और भी ज्यादा लोगों को पकड़कर यहाँ पर ला रहे थे, जिनमें से एक कैदी जो कि लुओ फेंग के पास है वो रोता हुआ कहता है, ओह नो, जब भी शिफुजेन लोगों को पकड़ता है तो उनमें से जो अमीर होते हैं वो रिश्वत दे के छूट जाते हैं, जबकि जो बेचारे गरीब होते हैं उन्हें ये लोग टॉर्चर कर करके मार डालते हैं। मैं पिछले 2 बार में इन्हें अपने सारे पैसे दे चुका हूँ, अब तो मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। फेंग भी उसे देख रहा होता है, तो अब वो बिना देरी किए खड़ा होते हुए वहां पर मौजूद गार्ड्स की तरफ आगे बढ़ जाता है। फेंग को आता हुआ देखकर वो गार्ड्स अपना अपना वेपन उसकी तरफ पॉइंट करके फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फेंग उन्हें कहता है, मैं तुम्हारे जनरल से एक बड़ी डील के बारे में बात करना चाहता हूँ। और जैसे ही वो लोग फेंग की आंखों में देखते हैं तो फेंग अपनी सोल सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी गार्ड्स को अपनी वश में कर लेता है। ये सभी लोग अब लुओ फेंग का कहना मानते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। व्यू चेंज होता है और हमें शी फेंग जेन को दिखाया जाता है, जो बहुत सारे मासूमों के हाथ बांधकर उन्हें जंजीरों के साथ लटका कर अपने हंटर से टॉर्चर कर रहा था। तभी अचानक से उसका हंटर कोई पीछे से पकड़ लेता है, जो फील करते हुए वो गुस्से से पलटकर उसे मारने ही वाला था कि तभी लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसे दीवार के साथ पटक के मारता है और उसे वहीं पर धंसा देता है और उसके वेपन्स को उससे छीन लेता है और उसके करीब आते हुए कहता है, हेलो जनरल शी फेंग। ये कहते हुए फेंग ने उसके सामने अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी थी। उसे देखते हुए शी फेंग कांपती हुई आवाज में कहता है, क्या तुमने चुन यू चोंग को मारा? तुम मुझे जिंदा छोड़ने के लिए क्या चाहते हो? फेंग उसी की स्वॉर्ड को उसके सर के करीब थ्रो करता है। अगर थोड़ी सी भी साइड की तरफ होती तो शी फेंग जेन के सर के 2 टुकड़े हो जाते। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर गया था। तो अब लुओ फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर्स उसे फ्री करते हुए कहता है, ये आसान है, तुम्हें मुझे 10 ब्लड लुओ क्रिस्टल्स देने होंगे। इस पर वो चौंक जाता है और कहता है, 10? इतने तो मेरे ब्रदर के पास भी नहीं है, मेरे पास 1 है, मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ, लेकिन वादा करो तुम मुझे मारोगे नहीं। फेंग कहता है, मैंने कहा मुझे 10 क्रिस्टल्स दो। इस पर वो डरते हुए कहता है, ठीक है मैं देता हूँ। साथ ही वो ईविल हंसी हंसते हुए अपने ब्रदर को टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू एक मैसेज भेजने की कोशिश करता है, जो होता है, ब्रदर हेल्प। पर फेंग ने उसकी साउंड वेव्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए रोक लिया था, जो देखकर शी फेंग जेन हैरान होते हुए कहता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरी वॉइस यहाँ से बाहर नहीं जा रही। ये देखकर उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और फेंग को देखते हुए वो डर के मारे थर थर कांपने लगता है। तभी फेंग अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उसका मुंह बंद करके उसे उठाते हुए कहता है, अब हार मान लो। शिफुजेन खुद को फेंग के हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेचारे की हर कोशिश नाकाम गई, क्योंकि हम देखते हैं कि फेंग ने उसके सर को अपने हाथ से दबाते हुए कुचल दिया था और उसके चीथड़े उड़ते हुए आसपास की दीवारों पर भी गिरते हैं। इसके बाद फेंग उसकी स्टोरी रिंग को पकड़ते हुए उसके अंदर से सारे ट्रेजर्स बाहर निकाल लेता है, पर उसे कोई भी क्रिस्टल नजर नहीं आता। इसलिए वो सोचने लगता है और कहता है, यहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नहीं है, पर बुक में तो लिखा हुआ था कि ये ब्लड क्रिस्टल्स आसानी से पहचाने जाते हैं। तभी फेंग की नजर शिफुजेन के ट्रेजर्स में एक पत्थर पर जाती है। भला वो अपने ट्रेजर्स में पत्थर क्यों रखेगा? इसीलिए वो उस पत्थर को उठाते हुए अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे उसे तोड़ता है तो उसके अंदर से निकलता है ब्लड क्रिस्टल, जो फौरन से अपने आसपास मौजूद सारे के सारे ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे देखकर फेंग के फेस पर स्माइल आ गई थी और वो कहता है, ये है ब्लड क्रिस्टल, बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर की पावर किसी भी वक्त बाहर आ जाएगी। फेंग उस ब्लड क्रिस्टल को अपनी स्टोरी रिंग के अंदर रख लेता है और खुश होते हुए कहता है, मेरे मिशन का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है और अब इस तरह से कोई भी नहीं जान पाएगा कि शी फेंग जेन मर चुका है। और रही बात यहाँ पर मौजूद मासूम लोगों की, तो फेंग वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को मारते हुए उन मासूम लोगों को फ्री करवा देता है, जिसके बाद वो सभी लोग खुश होकर अपने अपने घर की तरफ भाग गए थे। और फेंग ऊपर आसमान में बादलों में आकर ब्लड लुओ क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उसे देखते हुए कहता है, बुक में लिखा हुआ था कि इस ब्लड लुओ क्रिस्टल को कैसे एब्जॉर्ब करना है, लगता है कि वक्त आ चुका है कि अब मैं इसे एब्जॉर्ब करूं। ये कहते साथ ही वो एक डैगर के साथ अपने लेफ्ट हैंड के ऊपर एक कट लगाता है और उसके ब्लड लुओ क्रिस्टल को उसके नजदीक जाते ही वो क्रिस्टल लुओ फेंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो गया था, जिसकी उसके बॉडी के अंदर जाने की वजह से फेंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और वो दर्द में चीखने लगता है। साथ ही हमें फेंग की बॉडी के अंदर का भी सीन दिखाया जाता है, जहां पर अब उसके ब्लड सेल्स रेड से ब्लू होने लगे थे और अब जैसे वो पूरा ब्लड लुओ क्रिस्टल फेंग की बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक रेड ईविल ऑरा बाहर आने लगता है और इसकी वजह से फेंग की भी चीखें निकल रही थी। उसके इसी पेन के साथ ये सीन कट होता और हमें यांगयांग सिटी लॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां उनके वो दोनों गेस्ट जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ जाते हैं और उनकी मेहमानवाजी करने के बाद जब उनके वापस जाने का वक्त आता है तो वो जाते टाइम सिटी लॉर्ड से कहते हैं, ब्रदर
हमें अभी और भी बहुत सारे ज़रूरी काम करने हैं, इसीलिए हमें जाना होगा। और हाल ही में चुन फैमिली के साथ जो प्रॉब्लम हुई है उसे जितनी जल्दी हो सके सॉल्व कर दीजिए। अगर हमें इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ा तो ये एक बड़ा मसला बन जाएगा। इस पर सिटी लॉर्ड उनसे कहते हैं, मैं इमोर्टल पैलेस को परेशान करने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने पहले ही अपने ब्रदर शी फेंग ज़ेन को वहां इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही इस मामले को ठिकाने लगा देगा। सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर वो दोनों इमोर्टल पैलेस के स्पेशल इनवॉइस वहां से चले जाते हैं, जबकि यहाँ सिटी लॉर्ड उनके जाने के बाद कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, पर तुम यहाँ मेरी यांगयांग सिटी में इस तरह का सीन क्रिएट कर रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम कोई समझदार नहीं हो, क्योंकि एक समझदार पर्सन कभी भी ऐसी गलती नहीं करता।